हेलो हेलो। तो लेक्चर 5 में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 5 में पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उसके कार्य। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखने वाले हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है सर, बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना क्या होती है? एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना जैविक और अजैविक होती है, मतलब बायोटिक और एबायोटिक होती है, और वो दोनों घटना के संगठन द्वारा विशेषता है। इसमें हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का वितरण शामिल है। इसमें उस विशेष वातावरण में प्रचलित जलवायु परिस्थितियाँ भी शामिल है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोटिक और एबायोटिक कहते हैं। इंग्लिश में भी दिखाएंगे, ठीक है सर। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक खुली प्रणाली है जहां ऊर्जा और घटक सीमाओं के पार प्रभावित हो सकते हैं। मतलब क्या है सर कि जो पारिस्थितिकी तंत्र, उसकी जो संरचना होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। देख सकते हो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम दो भागों में बांटा गया है, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक में तीन बातें, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। कंज्यूमर में तीन बातें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, जिसको हम लोग हार्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस और सेकेंडरी कार्निवोरस के नाम से जाना जाता है। जिसको समझ गए सर। चलिए पहला बात करते हैं जैविक घटक किसको कहते हैं सर। जैविक घटक एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र होती है, सभी जीवित घटक, जितने भी जीवी हैं, सांप, बिच्छू, इंसान, चाहे खरगोश हो, चाहे कोई भी डियर हो, भालू हो, जो भी हो, सब जीवित घटक को संदर्भित करते हैं। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को स्वपोषी, विषमपोषी और मृतपोषी मतलब या फिर उपघटक में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उत्पादकों। जो जैविक घटक होते हैं उसमें सर पेड़ पौधे आते हैं क्या? हाँ, पेड़ पौधे भी आते हैं। उत्पादकों में पौधे जैसे सभी स्वपोषी शामिल हैं। उन्हें स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि वो खुद से खाना बनाते हैं, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस की मदद से, प्रक्रिया के माध्यम से भोजन का उत्पादन करते हैं। इसीलिए उन्हें स्वपोषी का नाम से जाना जाता है। बेटा, स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। नतीजतन खाद्य श्रृंखला में ऊपर के अन्य सभी जीवन भोजन के उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। सर अगर हम लोग से पूछा जाए कि क्या हम लोग अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं सर। खाना खुद कैसे बनाते हैं? सब्जी हम लोग खुद बनाते हैं क्या? नहीं सर, हम लोग पकाते हैं। समझो, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग सर, आप बोलिएगा कि सर खाना तो हम लोग इंसान भी बनाते हैं। नहीं, आप क्या कहाँ से लाते हो जो सब्जी बनाते हो? जो आप फल हो या कोई भी सब्जी हो, वो आप नहीं बनाते हो सर, आप नहीं उपजाते हो, वो धरती के अंदर से उपजता है। मतलब क्या, कोई बीज बोते हैं और उसके बाद उपजता है। मतलब हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, भोजन खुद बनाता है। पकाने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, भोजन का एक क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। वो भोजन क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। वो चीज़ नहीं है अचानक वो क्या किया, उसने वो बना दिया उस चीज़ को, है ना, ऐसे जादू से बना दिया। इस तरीके का बात यहाँ पर हो रही है सर कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। वो कहीं से फल खरीद के लाते नहीं है पेड़ पौधे तब पकाते हैं, ऐसा नहीं है सर। वो खुद से बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाते हैं। समझ गए बात को। दूसरा है उपभोक्ता। उपभोक्ता या फिर जिसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे हम इंसान अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, मतलब पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधे के पत्ते खाते हैं, पालक खाते हैं, पत्ते खाते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट। फल खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं। तो हम अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। हम इंसान, हम जो भी जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं, वो सब अन्य जीव पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता को आगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक उपभोक्ता वह होता है जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होता है, पेड़ पौधे पर निर्भर होता है, घास फूस पर निर्भर होता है, उसको सर प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो शाकाहारी है, सिंपल सा समझो सर, जो शाकाहारी है उसको प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। सर बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है? ऐसी उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। मतलब सर जो घास है ना, उसने हिरन ने खाया। और घास किसने खाया सर? हिरन ने खाया। जो घास से हिरन ने खाया, और हिरन को कौन खा लिया सर? अपना शेर। मतलब शेर क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया क्या सर?
हाँ, तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। मतलब जो घास वगैरह खाते हैं उस जानवर को कौन खाता है सर, जो जानवर घास खाता है उस जानवर को कौन खाता है, पहले घास को कौन खाता है, हरिण, और हिरन को कौन खाता है, शेर। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता कौन कहला गया, शेर कहला गया। मतलब वे मांसाहारी होते हैं, वे क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। सर तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी या सर्वाहारी भी हो सकते हैं। मतलब जो तीसरे व्यक्ति को खा रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं सर, उसको क्या कहते हैं सर, तृतीयक उपभोक्ता। मतलब शेर मर जाएगा ना तो सर कौन आके खा जाएगा, कौन आके खा जाएगा, गरुड़ आके खा जाएगा ना। चलिए, कुछ खाद्य श्रृंखलाओं में चतुर्धातक भी उपभोक्ता होते हैं, ऐसे जीव जो तृतीयक उपभोक्ता का शिकार करते हैं। इसके अलावा वे आमतौर पर खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं, क्योंकि उनका कोई प्राकृतिक शिकार नहीं होता है सर। ठीक है, जैसे सर ये डिकम्पोजर्स वगैरह हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे वो कीट हो गया, जो ऐसे जीवाणु जो दिखते नहीं, वो सब चतुर्थ में आ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है या कोई जानवर मर जाता है तो कुछ दिन बाद देखोगे वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी में कैसे मिलता है, तो फंगस के कारण, अलगी के कारण, बैक्टीरिया लग जाता है उस पर। तो ये सब जीवाणु है वो इस पर निर्भर रहते हैं, मरने के बाद निर्भर रहते हैं। समझ रहे बात को, समझ रहे बात को सर। एक बार मैं पूरा बताता हूँ फिर से। प्राथमिक उपभोक्ता घास खाता है, मतलब वो शाकाहारी होता है। द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो घास खाने वाले जानवर को खाता है, वो हो जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, वो मांसाहारी होता है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, मांसाहारी होता है, जैसे शेर। फिर शेर मर गया सर, शेर मर गया तो उसको खा लेगा कौन खा लेगा सर, गरुड़ खा लेगा। कौन खा लेगा सर, गरुड़ खा लेगा। और उसके बाद सर क्या होगा, अगर गरुड़ खाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा खा लेगा, थोड़ा मोड़ा बच जाएगा। शेर का कुछ पार्ट, शेर का कुछ पार्ट जो है, जैसे पैर हो, उसका टांग हो गया, पूंछ हो गई, कुछ पार्ट बच गया। उस पार्ट को कौन खाएगा, अपना चतुर्धातुक उपभोक्ता। समझ गए बात को। अब बात करते हैं डीकम्पोजर में। जो डीकम्पोजर में कवक होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे सेप्रोफाइटस शामिल हैं। वे सीधे मृत और सड़ने वाले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उस पर पनपते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डीकम्पोजर आवश्यक है, क्योंकि वे पौधे द्वारा पुनः उपयोग किए जाने वाले जो पोषक तत्वों को पुनर्चक्रित करने में मदद करता है। जो पौधे द्वारा जो पुनः उपयोग किए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उसको पुनर्चक्रित करने में मदद करता है कौन, डीकम्पोजर। वो मिट्टी में मिला देता है, ठीक है, बहुत खाद को एक तरह से। समझ रहे बात को। तो ये तो सर था जैविक घटक। अब बात करते हैं अजैविक घटक की। अजैविक घटक क्या होती है, ऐसी घटक जो निर्जीव घटक होती है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज, सूरज की रोशनी, तापमान, ये सब अजैविक घटक होते हैं। समझ गए सर। इंग्लिश में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो ये पहले ये देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम यही है स्ट्रक्चर। पहला है इकोसिस्टम में 2 है, एबायोटिक, बायोटिक में 3 है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। कंज्यूमर में 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आइए देखते हैं। प्राइमरी को हम लोग हार्निवोरस करते हैं, जो शाकाहारी होता है। प्राइमरी कार्निवोरस को हम लोग मांसाहारी करते हैं, और सेकेंडरी कार्निवोरस को द्वितीयक मांसाहारी करते हैं। सर इंग्लिश में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम जो होता है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। मेरे साथ बोलिए, बायोटिक एंड एबायोटिक, जिसको हम लोग जैविक और अजैविक घटक कहते हैं। ये इंक्लूड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन आवर एनवायरनमेंट। जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है कौन, यही तो बायोटिक और एबायोटिक। इट ऑल्सो इंक्लूड द क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवलिंग इन दैट पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। ये साथ एक क्लाइमेटिक कंडीशन जो जलवायु होता है वो भी एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में लाता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी स्प्लिट इनटू 2 मेन कंपोनेंट। नाम है बायोटिक कंपोनेंट एंड दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। सर बायोटिक कंपोनेंट किसको कहते हैं, आइए जानते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट। बायोटिक कंपोनेंट कैन बी कैटेगरी इनटू ऑटोट्रोप, हेटेरोट्रोप एंड सेप्टोट्रोप, जिसको हम लोग डीकम्पोजर भी कहते हैं, सेप्टोट्रोप को। बायोटिक कंपोनेंट को 3 भागों में बांट दिया गया है, ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स एंड सेप्टोट्रोप्स। आइए बात करते हैं एक एक करके सब चीज़ को। ऑटोट्रोप्स को हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं सर, प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोप्स को हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं।
प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्लांट, मतलब प्रोड्यूसर मतलब होता है ऐसा चीज़, ऐसा जीव, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिविंग थिंग्स जो खुद से भोजन बनाता हो, जो कि है प्लांट। एकमात्र ही प्राणी है, एकमात्र ही क्या है, लिविंग थिंग्स है, जो कि अपना खाना खुद बनाता है, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ एज दे प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉन्सिक्वेंटली ऑल अदर ऑर्गेनिज्म हायर अप ऑन द फूड चेन रिलाई ऑन प्रोड्यूसर फॉर फूड। जितने भी जानवर है सब के सब इसी पर निर्भर करते हैं सर, क्योंकि घोड़ा अगर घास नहीं खाएगा तो घोड़ा को कौन खाएगा? मतलब सर घोड़ा अगर घास नहीं खाएगा तो घोड़ा मर जाएगा, हिरन अगर घास नहीं खाएगा तो हिरन मर जाएगा, तो उसको कौन खाएगा? तो कहीं ना कहीं एक ऑटो फूड चेन को क्रिएट करता है सर हमारा भोजन ही, क्योंकि भोजन जब तक क्रिएट नहीं होगा, कोई चीज़ क्रिएट नहीं होगा, उसके बाद से ही आरंभ होगा ना सर। डियर को तो खा सकता है, शेर डियर को खा सकता है, लेकिन डियर क्या खाएगा? शेर तो डियर को खा सकता है, डियर क्या खाएगा? डियर तो अपना भोजन बना नहीं पाता है ना, केवल प्लांट ही अपना भोजन बनाता है, इसलिए प्लांट अपना भोजन बनाएगा और ग्रोथ करेगा, और वो जब प्लांट बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम और आप उसको खाते हैं, किसको सर? प्लांट को खाते हैं। बात करते हैं दूसरा कंज्यूमर मतलब होता है जो कि दूसरे पर निर्भर होता है, जिसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। जो भी कंज्यूमर है वो उसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग हार्बीवोरस भी कहते हैं, क्योंकि वो केवल भोजन खाता है, प्लांट से लाया गया भोजन खाता है, जिसको हम लोग हार्बीवोरस कहते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर किसको कहते हैं सर? ऐसा कंज्यूमर जो कार्निवोरस है, जो मांस खाता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, जो डियर को खाता है। समझ रहे बात को? जो डियर को खाता है मतलब मांसाहारी है, या फिर ओमनीवोरस है मतलब दोनों है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर मतलब होता है ऐसा कंज्यूमर जो कि डिपेंड करता है सेकेंडरी कंज्यूमर पर, वो सेकेंडरी कंज्यूमर उसका भोजन है। टर्सरी कंज्यूमर कैन ऑल्सो भी कार्निवोरस और ओमनीवोरस दोनों हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्वाटरनरी कंज्यूमर मतलब होता है चतुर्थ कंज्यूमर। जो चतुर्थ कंज्यूमर होता है वो भी एक फूड चेन में प्रेजेंट है, जो फूड चेन है एक दूसरे को खाने वाला फूड चेन है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है सर, ध्यान से बोलो, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म प्रे ऑन द टर्सरी कंज्यूमर फॉर एनर्जी। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो टर्सरी पर डिपेंड करता है, टर्सरी सेकेंडरी पर डिपेंड करता है, सेकेंडरी प्राइमरी पर डिपेंड करता है, और प्राइमरी प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है, मतलब प्लांट पर डिपेंड करता है। तो जो क्वाटरी होता है, जो क्वाटरी कंज्यूमर होता है वो प्रेजेंट होता है एक तरह से, वो भी फूड चेन में है, और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो टर्सरी पर डिपेंड करता है। एंड देयर यूजुअली एट द टॉप ऑफ फूड चेन के टॉप में होता है, एज दे हैव नो नेचुरल प्रीडेटर, क्योंकि इसका कोई भी नेचुरल प्रीडेटर नहीं है। समझ रहे बात को? अब बात करते हैं डीकम्पोजर की। सर डीकम्पोजर क्या होता है? डीकम्पोजर इंक्लूड सैप्रोफाइट जिसको बोलते हैं, जैसे फंगी हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। दे डायरेक्टली थ्राइव ऑन द डेड एंड डिकेइंग, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी मरा गला सड़ा हुआ ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उस पर वो लग जाता है और धीरे धीरे ख़त्म कर देता है उसको। ठीक है, कुछ भी जानवर अगर मर रहे हैं, कोई भी जानवर अगर जंगल में मरता है तो आप देखोगे कि उसके बाद थोड़ा कुछ दिन बाद, 1 सप्ताह 10 दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाता है सर? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ने उसे खा लिया। तो डीकम्पोजर उसे हम लोग कहते हैं आर एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम। ठीक है, भल्चर्स भी होता है सर, भल्चर भी होता है जो कि टर्सरी और किसी में आता है, भल्चर होता है जिसे हम लोग गरुड़ कहते हैं, गरुड़ भल्चर होता है। तो भल्चर भी खाता है मरे हुए को, समझ लो, जैसे शेर मर गया तो भल्चर खा लेगा, कुछ बचा हुआ है तो डीकम्पोजर खा लेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलो अगला बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। सर एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? ऐसे कंपोनेंट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, मिनरल हो, सनलाइट हो, टेम्परेचर हो, न्यूट्रिएंट हो, विंड हो, एल्टीट्यूड हो और टर्बिडिटी हो। समझे बात हो? आइए दोस्तों बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं सर? पहला है कि यह आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण करता है और जीवन प्रणालियों का समर्थन करता है और स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा, यह जैविक और अजैविक घटकों के बीच पोषक तत्वों के चक्र के लिए भी जिम्मेदार होता है। तीसरा, यह पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के बीच संतुलन बनाए रखता है।
चौथा, यह जीव मंडल में खनिज के चक्रण करता है। पाँचवा, अजैविक घटक कार्बनिक घटकों के संश्लेषण में मदद करते हैं और इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान भी शामिल होता है। उसके बाद क्या है, तो एक पारिस्थितिक तंत्र की कार्यात्मक इकाइयाँ या एक पारिस्थितिक तंत्र में एक काम करने वाले कार्यात्मक घटक भी हैं। पहला है उत्पादकता, यह बायोमास उत्पादन की दर को संदर्भित करता है। दूसरा, ऊर्जा प्रवाह, यह अनुक्रमिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर प्रभावित होती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक और फिर डीकम्पोजर तक और अंत में वापस पर्यावरण में प्रभावित होता है। तीसरा, अपघटन, यह मृत कार्बनिक पदार्थ के टूटने की प्रक्रिया है। ऊपरी मिट्टी अपघटन का प्रमुख स्थल है। तो ये था इसका कार्य है पारिस्थितिक तंत्र का। आइए इंग्लिश में देखते हैं। एक और चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है ये है कि पोषक तत्वों का चक्रण। एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों द्वारा उपयोग के लिए विभिन्न रूपों में पोषक तत्वों का उपयोग और पुनर्चक्रण किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं इंग्लिश में फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पहला है इट रेगुलेट द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस। ये रेगुलेट करता है इकोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करता है एंड सपोर्ट करता है लाइफ सिस्टम को, रेंडर स्टेबिलिटी और अस्थिरता बनाए रखता है। दूसरा, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार होता है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक कंपाउंड में साइक्लिंग करता रहना। तीसरा बोल रहा है इट मेनली ए बैलेंस अमॉन्ग द वेरियस ट्रॉफिक लेवल इन द इकोसिस्टम। ये बैलेंस बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। किसमें सर? इसमें बनाए रखता है। ठीक है, इट मेंटेन ए बैलेंस बनाए रखता है ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। जो इकोनॉमिक सिस्टम का जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें ये बैलेंस बनाए रखता है। उसके बाद है सर सुनो ना, सुन नहीं रहे हो तो सुनो। इट साइकिल्स द मिनरल्स थ्रू द बायोस्फीयर। ये साइकिल्स करता है मिनरल्स थ्रू द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के थ्रू क्या करता है, ये चक्रित करता है, जो भी मिनरल्स है उसको चक्रित करता है इकोसिस्टम में। तो ये बहुत बड़ा फंक्शन है सर। अगला बात करता है द एबायोटिक कंपोनेंट हेल्प, ये मदद करता है एबायोटिक कंपोनेंट इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जितने भी जीव है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सर, वो जिएगा बिना हवा, बिना पानी, बिना सनलाइट, बिना एयर का नहीं जी सकता। इसलिए एबायोटिक कंपोनेंट भी उतना ही महत्व है जितना बायोटिक कंपोनेंट है सर। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? So the functional unit of a ecosystem और functional component that work together in the ecosystem। तो इकोसिस्टम में दोनों के दोनों कंपोनेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं। प्रोडक्टिविटी करते हैं, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी में क्या आता है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। एनर्जी फ्लो में क्या आता है? एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एनर्जी फ्लो करता है वन टॉपिकल लेवल से अनदर। मतलब एक व्यक्ति ने खाया, उसका एनर्जी दूसरा, एक ने दूसरों को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, तीसरे ने चौथे को खाया, एक दूसरे का एनर्जी फ्लो कर रहा है। डीकम्पोजिशन मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल डीकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है और सॉइल में मिक्स हो जाता है। और न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब होता है ऐसा इकोसिस्टम न्यूट्रिएंट जो कि कंज्यूम किया जाता है एंड रिसाइकल होता है बैक इन वेरियस फॉर्म में, बहुत सारी फॉर्म में, फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूट्रिएंट साइकिल मतलब एक को खाया तो बोलता है ना प्रोटीन मिला, विटामिन मिला, ये खाऊंगा। मतलब क्या इकोसिस्टम में क्या हो रहा है सर? न्यूट्रिएंट साइकिल हो रहा है। मतलब एक दूसरे जानवर का न्यूट्रिएंट दूसरे जानवर में जा रहा है। मतलब एक जानवर ने दूसरे जानवर को खाया तो पहले जानवर का जो न्यूट्रिएंट था वो उसमें चला गया, फिर दूसरे ने तीसरे को खाया, तीसरे ने चौथे को खाया। इस तरीके से जो जानवर खा रहे हैं, डियर ने पेड़ पौधे को खाया तो पेड़ पौधे का जो न्यूट्रिएंट था वो डियर में चला गया। शेर ने डियर को खाया तो डियर का जो भी न्यूट्रिएंट था वो शेर में चला गया। तो यही बोलता है न्यूट्रिएंट साइकिल। गेटिंग माई पॉइंट नोट? सो आज का क्लास से होता है एंड। सर दोनों का दोनों देख लिया टॉपिक। पहला टॉपिक क्या देखा कि इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और इकोसिस्टम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है सर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पूरा का पूरा लेक्चर खत्म करते जाएंगे। बिलीव मी, जब आप लास्ट लेक्चर तक जाओगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे तो बेहतरीन संग से आप बिना क्लास एक्स्ट्रा किए हुए, एक्स्ट्रा रिवीजन किए हुए यहीं पर आप सब कुछ याद भी कर सकोगे। तो PDF मिल जाएगा सर आपका टेलीग्राम चैनल पर। इसका पूरा का पूरा ये जो बुक दिख रहा है आपको सर, ये बुक है हमारा वैभव कॉमर्स क्लास का जो बुक है, ये बुक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ई बुक के माध्यम से, PDF फॉर्मेट के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। बहुत बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच।